हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th का मराठी सब्जेक्ट और उसका 12th चैप्टर, जो कि एक पोएम है जिसका नाम है रंग मजेचे रंग उद्याचे, जिसे लिखा है अंजलि कुलकर्णी ने। ब्यूटीफुल पोएम और ब्यूटीफुल मैसेज इस पोएम के थ्रू हमें यहाँ पर मिल रहा है। पूरा पोएम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज़ लर्न विद हेमा 1 को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मेरे इन वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे अंजलि कुलकर्णी जी का, कि ये एक प्रसिद्ध कवयित्री है, फेमस पोएटस है, लेखिका है, राइटर ऑथर है, छात्र प्रबोधन है। छात्र प्रबोधन यानी कि ये स्टूडेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह है। किशोर वैम यांसारख्या विविध नियतकालिकांतून गद्य व पद्य लेखन, चाहे बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए हैं या फिर बड़ों के लिए हैं, सभी के लिए, मतलब बच्चों के लिए, यंग पीपल के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए टाइम टू टाइम इन्होंने अपने राइटिंग्स किए हैं। गद्य और पद्य यानी कि लेसन्स, मतलब स्टोरीज और पोइट्रीज दोनों लिखी हैं। मी एक स्त्री जातीय अवस्था आत्मा संबंध बद्दल गेलेली सही रात्र दुःख आणि कविता हे कविता संग्रह। तो ये जितने भी नाम अभी मैंने पढ़े हैं ये सब उनके कविता संग्रह है, यानी पोइट्री कलेक्शन। हृदयस्पर्शी संभ्रमाच्या पाण्यात गंटाळलेल्या हे ललित लेख संग्रह। ललित लेख संग्रह मतलब शॉर्ट स्टोरीज जो है। और स्त्री स्वत्वाचा शोध, स्त्री प्रश्न एक आवर्त हे वैचारिक लेख संग्रह। वैचारिक लेख संग्रह यानी कि थॉट प्रोवोकिंग राइटिंग्स है इनके, लेख संग्रह इत्यादि पुस्तके प्रकाशित। दोन काव्य संग्रहांना राज्य शासनाचे पुरस्कार प्राप्त। इनके दो जो काव्य संग्रह है यानी पोइट्री कलेक्शंस, इनको तो उनके स्टेट गवर्नमेंट का भी अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठवाडा साहित्य परिषद, भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान, कामगार साहित्य परिषद, गदिमा प्रतिष्ठान यांसारख्या अनेक संस्थांच्या पुरस्कारांनी त्यांना सम्मानित करण्यात आले आहे। तो ये सब जो अभी नाम लिए हैं ये सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं, बहुत सारे अलग अलग उनके लिटरेचर के लिए, उनके राइटिंग के लिए उनको अवार्ड्स मिले हैं। अब इस पोइट्री से रिलेटेड कुछ मैसेज यहाँ पे जो समरी या समराइज बोलते हैं। जागतिकीकरणाच्या या काळात, जागतिकीकरणाच्या या काळात मतलब ये ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा है, जागतिकी मतलब वर्ल्डली, मतलब सारी दुनिया जो है एक हो चुकी है ना, कोई किसी तरह की दूरी नहीं है। हम मिनटों में, पल में, सेकंड्स में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं वाया इंटरनेट। ओके, तो जागतिकीकरणाच्या या काळात मतलब ग्लोबलाइजेशन के इस वर्ल्ड में संगणक युग अवतरलेले असले। संगणक युग यानी कि कंप्यूटर, कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, एआय, भले ही ये आ चुका है यहाँ पे, तरी माणसाच्या मातीशी असलेला जिव्हाळ्याचा संबंध टूटता कामा नये। तो भले ही आपने टेक्नोलॉजी के साथ में अपना रिश्ता बना लिया हो, लेकिन फिर भी इंसान का उसकी मिट्टी से, नेचर से रिश्ता तोडना बिल्कुल सही नहीं है। पर्यावरणीची जोपासना केली तर माणसाला कधीच काही कमी पडणार नाही, और पर्यावरण की यानी अपने नेचर की अगर इंसान ने नेचर को संभाल के रखा तो इंसान को कभी भी कोई चीज की कमी नहीं पड़ेगी। निसर्ग सौंदर्याच्या विलोभनीय आविष्कारात जगण्याचा खराखुरा आनंदही मिळेल असा दृष्टिकोन कवयित्री या कवितेत मांडला है। तो साथ ही साथ मतलब नेचर से जुड़े रहना ये तो कवयित्री ने बताया ही है, लेकिन साथ ही साथ कवि ने ये भी बताया है, कवयित्री ने, कि जब आप नेचर से जुड़े रहोगे और नेचर के सौंदर्य के अंदर आप घूमोगे फिरोगे तो आप जो है, आपकी जो जीने का जो खुशी है, सच्ची मायने में जो जीने की खुशी है वो आपको तब मिलेगी। तो कवयित्री ने ये भी बताया है, इस एंगल से भी कहा है कि नेचर हमें रोटी तो देता है, अन्न देता है, लेकिन साथ साथ में हमें खुशियाँ भी बहुत देता है। अब आप एक एग्जाम्पल ले लो, हम इतने स्ट्रेसफुल लाइफ से जीते हैं शहरों में, खासकर ज़िंदगी हमारी भाग दौड़ से भरी हुई रहती है। सुबह से लेकर शाम तक हम उठने से काम में लगते हैं, सो सीधा सोते समय ही आराम मिलता है।
ऐसे लाइफ में अगर हम थोड़ा सा हमें छुट्टी मिले तो हम क्या करते हैं, रिलैक्स करने के लिए किसी हिल स्टेशन में या कहीं पर घूमने चले जाते हैं, नेचर के बीच में रहना पसंद करते हैं, हरियाली में रहना पसंद करते हैं, नदी के किनारे, समुद्र किनारे, पहाड़ों के बीच, यहाँ सब चले जाते हैं। तो ये सब क्या है, हम नेचर ही है, नेचर में जाते हैं और नेचर में जाके हमें रिलैक्स भी होता है और हमें खुशी भी मिलती है, सुख भी मिलता है। तो रंग मजे छे रंग उद्या छे, आज हम मजा करते हैं इन रंगों में। रंग क्या है, नेचर के अलग अलग रंग जो है, और यही रंग हमारे कल को भी आनंदित रखेगा। तो हम शुरू करते हैं पोएम एक्सप्लेनेशन। फुला फुलांचे दाट ताटवे, जिथे पोचते दृष्टि, रंग मजेचे रंग उद्याचे, जपून ठेवू सृष्टि। तो पहला ही लाइन हमें बताते हैं कि हमें हमारी सृष्टि ऐसी बनानी है कि जहाँ तक हमारी नज़र जाए वहाँ तक हमें फूलों से भरे हुए बागान बगीचे ही दिखे, रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए दिखे। जिथे पहुँचती दृष्टि, जहाँ तक हमारी नज़र दौड़े या पहुँचे वहाँ तक हमको फुला फुलांचे दाट ताटवे, सब फूलों से भरे हुए गार्डन्स, बगीचे, बाग यही दिखने चाहिए। रंग मजेचे रंग उद्याचे, जपून ठेवू सृष्टि। यही रंग मजे के हैं, यहीं पर आनंद है और यही हमारे कल के रंग है, यही सृष्टि हमें कल बचाने वाली है। इसीलिए आज इस सृष्टि को हमें संभाल कर रखना है। जपून ठेवू सृष्टि, आज हमें इस सृष्टि को संभाल कर रखना है। धान्य देईना संगणक हा, काळी आई जगवू, माती मध्ये जे हात राबती, तयास देऊ पुष्टि, रंग मजेचे रंग उद्याचे। हम कितने ही टेक्नोलॉजीज में एनग्रॉस हो जाए अपने आप को, कितने ही कंप्यूटर्स वगैरह चला ले, संगणक यानी कि कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स से हमें पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगा, शोहरत मिलेगा, लेकिन धान्य, अनाज नहीं मिलेगा। ये कंप्यूटर हमें सब कुछ दे सकता है, अनाज ग्रो करके नहीं दे सकता। धान्य देईना संगणक हा, काली आई जगवू, और इसीलिए हमें जो धान्य देती है यानी कि काली आई यानी काली मिट्टी, उसे हम जिंदा रखें, उसे हम संभाले। माती मथे जे हाथ राबती, है ना, तया से देव पुष्टि, और इसी काली मिट्टी में जो हाथ राबते हैं, जो हाथ राबते हैं यानी कि जो खेती बाड़ी करने वाले मजदूर है, जिनके मेहनत की वजह से धान उगता है खेतों में और जो हमारी थाली तक पहुंचता है, तो जो हाथ यहाँ पर मिट्टी में काम करते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करें। तया से देव पुष्टि, उन्हें हम सपोर्ट करें, उनको हम मॉरल सपोर्ट भी दें और फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट करें। तो तया से देव पुष्टि, ताकि वो अपना काम निरंतर करते रहे, खुशी खुशी करते रहे और हमें कभी भी भूखे मरने की नौबत ना मिले। तो हमें संगणक यानी कंप्यूटर हमारी मदद करता है काफ़ी, हमारे काम में हमारी इनकम वो दिलाता है, बिल्कुल दिलाता है, लेकिन खाना हमें वो नहीं दे सकता, बल्कि उससे आए हुए पैसों से हम खाना खरीद सकते हैं, लेकिन खाना उगता कहाँ पर है, मिट्टी में। तो उस मिट्टी को हमें संभाल के रखना है और उस मिट्टी में काम करने वाले लोगों को हमें इज्जत देनी है और सपोर्ट करना है। रंग मजेचे रंग उद्याचे। उधळू फेकू बिया डोंगरी, रुजतील देशी झाडे, गच्च माजतील राने, होईल आभाळातून वृष्टि, रंग मजेचे रंग उद्याचे। अब यहाँ पे कह रहे हैं उधळू, उधळू यानी टू थ्रो, फेंकना, बिखेरना आप बोल सकते हो। फेंकू बिया डोंगरी, और इस तरह से बिखेरो जहाँ पर पर्वतों के ऊपर आप ये सारे सीड्स जो है, बीज, बिया, बिया यानी सीड्स, डोंगरी, डोंगरी यानी पहाड़ों पर, रुजतील देशी झाड़े, और जब ये सीड्स हम पहाड़ों पर वहाँ पर गिराएंगे तो वहाँ पर जो देशी झाड़ है, मतलब हमारे कंट्री के जो हमारे यहाँ पर जो पलते बढ़ते हैं वैसे वाले झाड़, वो यहाँ पे ग्रो होएंगे। गच्च माजतील राने, और जब झाड़ उगेंगे तो हमारे फॉरेस्ट जो है एकदम डेंस हो जाएंगे। गच्च माजतील राने, गच्च यानी कि एकदम डेंस हो जाएंगे, रान यानी जंगल, होइल आभाळातून वृष्टि, और जब जंगल घने हो जाएंगे तो जंगल की वजह से जो वातावरण में जो ये वाटर साइकिल बनता है वो बनेगा और आसमान से बारिश होगी। आभाळातून वृष्टि, आसमान से बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो चारों तरफ हरियाली फिर से छाएगी, खुशियाँ छाएगी, प्यासों को पानी मिलेगा और सारी सृष्टि जो है वो फिर से खिल उठेगी। तो रंग मजे से रंग उद्याचे, यानी कि ये सब काम करने से हम हमारी धरती माता के और करीब आ जाएंगे और उनको और खूबसूरत बनाने में मदद ही करेंगे। डोंगरातून वाहता येते खडाळते हे पाणी, फेन धवलशा तुषारामध्ये, राहाल कैसे कष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कवि कह रही है कवियत्री कि डोंगरातून वाहत येते, अब जब बरसात होगी तो पहाड़ों से जो नदी झरने जो है वो बहकर आएंगे, खड़खड़ खड़खड़,
बहकर आएंगे ये पानी, और जब वो ऊपर से ऊंचाई से नीचे गिरेंगे तो नीचे जब गिरेंगे झरना जब बनकर, तो एकदम झाग झाग सफेद सा झाग हो जाएगा। और उसके बुलबुलों में कितना मजा आएगा, उसके बुलबुलों में रहा ल कैसे कश्ती। तो कैसे आप तकलीफों में रहोगे वो देख कर ही आप खुश हो जाओगे। ठीक है, तो आप जितने भी थके हो या दुखी हो, ये झरनों को देखकर, इन पानी को देखकर आपका सारा कष्ट, आपका दुख, आपकी थकान सब कुछ मिट जाएगा। रहा ल कैसे कष्टी, तो आप बिल्कुल थके हुए नहीं रहोगे, बिल्कुल दुखी नहीं रहोगे, बिल्कुल हारे हुए नहीं रहोगे। इतना सुंदर नज़ारा आपको ये पानी खलखल खलखल जब आएगा और नीचे सफ़ेद सा स्मोक क्रिएट करेगा, फॉग क्रिएट करेगा, सफ़ेद सा झाग क्रिएट करेगा, आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। रंग मजेचे रंग उद्याचे, मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्राच्या संगती, आभाळ्याच्या छत्राखाली एक अनोखी दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। यानी कि कवियत्री यहाँ कह रही है कि ये जो भी यंत्र आप यूज कर रहे हो, चाहे वो संगणक हो, कंप्यूटर या कोई भी दूसरा मशीन जिससे आप पैसे कमा रहे हो, मिळेल पैसा मिळेल दौलत, है ना। जब आप इनका काम करते हो, इनसे रिलेटेड काम करते हो, इनके साथ दिन रात लगे रहते हो, काम करते हो इनके ऊपर, तो आपको इन्हीं से कमाई होती है, आपको पैसा मिलता है, धन दौलत मिलती है। लेकिन अगर आपको असली खुशी चाहिए, जीवन का असली आनंद चाहिए, तो आपको इन यंत्रों को छोड़कर बाहर खुले आसमान के नीचे आना होगा। आभाळ्याच्या छत्राखाली मतलब आकाश के नीचे, आकाश के नीचे आपको आना होगा, एक अनोखी दृष्टि। और जब आसमान के नीचे आप घूमोगे फिरोगे छंद मुक्त होकर, तो आपको एक अनोखा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बहुत ही संतुष्टि आपको होगी जीवन में, जैसे मानो आपने कुछ पा लिया हो। काम करके दिन रात हमारा सर चकरा जाता है, लेकिन जब खुले आसमान में आप घूमते फिरते हो तो सारे जैसे मानो आपकी तकलीफें दूर हो गई है। रंग मजेचे रंग उद्याचे, यानी इतना नेचर जो है ब्यूटीफुल होता है कि आपकी सारी थकान वो मिटा देता है। हिरवी हिरवी मन भोवती किती छटा हिरव्याच्या, गर्भ रेशमी सलसलण्याच्या जगास सांगू गोष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। अब यहाँ पे कवियत्री कहती है कि जब हम चारों तरफ देखेंगे कि किस तरह से हरियाली छाई हुई है, और उस हरियाली को देखकर हमारा मन भी जो है एकदम हरा भरा हो जाएगा। हिरवी हिरवी मन भोवती, हमारा मन भी एकदम हरा भरा हो जाएगा। हरा भरा होना अर्थात बहुत खुश होना, आनंदित होना, प्रफुल्लित होना। किती छटा हिरव्याच्या, गर्भ रेशमी सलसलण्याच्या जगास सांगू गोष्टी। और जब हम ये कहानियां सुनाए, कौन सी कहानियां, हरी भरी धरती की, जहां पर खेतों में गेहूं की नाजुक डालें जो है लहलहा रही है, गर्भ रेशमी सलसलण्याच्या, है ना, कि जो खेतों में जो लहलहा रहे हैं हमारी सारी क्रॉप्स वगैरह, तो इनकी जो कहानी है वो हम दुनिया को कहे। और इतना सुंदर नज़ारा और इतने सुंदर से जगह में जब आप खड़े रहते हो तो आप एकदम मंत्र विभोर हो जाते हो, बाकी सब कुछ भूल जाते हो। तो यही कवियत्री हमें बता रही है कि भले ही कितना ही काम कर लो, मशीनों के साथ कितने ही समय बिता लो, लेकिन असली मजा, असली खुशी तो आपको नेचर में आकर ही मिलेगी, यानी निसर्ग में रहकर ही मिलेगी। तो रंग मजेचे रंग उद्याचे, क्योंकि आज अगर आप नेचर को संभालोगे तो आपका कल जो है उज्जवल होगा, भविष्य आपका बहुत ही ब्राइट होगा। तो ये पूरा पोएम मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पुढील कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। अब जो भी हमने पोइट्री पढ़ी है उसके हिसाब से ये कृती है। यहाँ पे आकृति बंध पूर्ण करा। यंत्र संगति ने मिळेल, यंत्र संगति से हमें क्या मिलेगा, पैसा और दौलत। ठीक है, यंत्र से पैसा और दौलत मिलेगा, ये तो मैंने आपको जब पोएम कराया तभी बताया। काळ्या आईला कसे जगवू, काळ्या आई यानी काली मिट्टी को कैसे हमें जिंदा रखना है, मातीमध्ये राबणाऱ्या हातांना पुष्टी देऊन, कि जो मिट्टी में काम करते हैं उन हाथों को ताकत देकर, मतलब उनको सपोर्ट करके। बिया डोंगरी फेकू, उधळू फळे फुले यांच्या बिया डोंगरावर पर्वतावर फेंकू, यानी कि जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, अगर किसी के सीड्स है तो हमें ये सीड्स को कचरे में नहीं, बल्कि ऐसे जहाँ पर हम घूमने जाते हैं पहाड़ों पर, वैलीज में, वहाँ पर हमें इन्हें बिखेर देना चाहिए ताकि वहाँ से और नए झाड़ उग आए। ठीक है, नेक्स्ट है झाड़े रुजली की, झाड़े रुजली की राने माजतिल। अगर झाड़ अगर वहाँ पर पैदा हो गए, ग्रो हो गए, तो क्या होगा, जंगल बनेगा, राने माजतील, घने जंगल खड़े होंगे, आभाळातून वृष्टी होईल और आसमान से बारिश भी बरसेगी। ठीक आहे, कंसातील योग्य शब्द वापरून रिकाम्या जागा भरा। फुलां फुलांचे दाट डॅश, यहाँ पे ताटवे, जिथे पोचते दृष्टी, तो यहाँ पे फर्स्ट फिलअप ताटवे है। डॅश देईना संगणक हा, काळी आई जगवू, तो धान्य देईना संगणक हा।
उधळू फेकू बिया डोंगरी, रुचतील डैश झाड़े, रुचतील देशी झाड़े। देशी झाड़े मतलब हमारे यहाँ पे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पैदा होते हैं उनके ही हम बीज सीड्स जो है वहां डालेंगे, तो यहीं के ये झाड़ वापस से यहीं पर पैदा हो जाएंगे। आभाळ्याच्या छत्रा खाली एक अनोखी डैश, एक अनोखी तृष्टी, सॅटिस्फॅक्शन, तृष्टी याने सॅटिस्फॅक्शन होता है। अब एका वाक्यात उत्तरे लिहा। कवी कोणाला पुष्टी द्यायला सांगत आहे? कवी मातीमध्ये काम करणाऱ्या हातांना पुष्टी द्यायला सांगत आहे, यानी कवि किसको सपोर्ट करने के लिए कहता है? मिट्टी में काम करने वाले हाथों को सपोर्ट करने के लिए हमें कहता है। यंत्राबरोबर राहिल्यास काय मिळेल? यंत्र के साथ रहने पर आपको क्या मिलेगा? यंत्राबरोबर राहिल्यास पैसा दौलत मिळेल, पैसा और दौलत सब मिलेगा। आकलन कृती, चौकटी पूर्ण करा। जिथे दृष्टि पोचते तेथे असतात, जहां पर दृष्टि आपकी पहुंचे, जहां पर नजर पहुंचे वहां पर क्या होंगे? फुलांचे ताटवे यानी फूलों के बागान, बगीचे। संगणक हे देत नाही, क्या नहीं देता है संगणक? धान्य, संगणक यानी कंप्यूटर। जगास या गोष्टी सांगू, जग को किसकी कहानी हम सुनाएंगे? गर्भ रेशमी सलसलण्याच्या, यानी कि हमारे खेतों में उगे हुए धान की। गर्भ रेशमी सलसलनिया मतलब कि जो नाजुक से स्टेम्स आए हुए हैं, गेहूं की फसल जो आई हुई है वो। जोड़िया जुड़वा, यहाँ पे खड़ालते, खड़ालते क्या होता है? पानी। फिर फेन धवल, फेन धवल जो है तुषार। छत्र, छत्र आभाळाचे और हिरवी मने। ठीक है, अभी क्रम लावा, काव्य पंक्तीचा योग्य क्रम लावा। तो ये 4 लाइन्स यहाँ दी हुई है। गर्भ रेशमी सलसलण्याच्या जगाचं सांगू गोष्टी, आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी तृष्टी, फेन धवलच्या तुषारांमध्ये राहल कैसे कष्टी, गच्च माजतील राने होईल आभाळातून दृष्टी। तो सबसे पहला हमारा 4th वन है गच्च माजतील, फिर 3rd वाला है फेन धवल, फिर आभाळाच्या 2nd वाला और फिर 1st वाला। तो हमारे उल्टे हैं पूरे, 4 3 2 1 आ जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, अब नेक्स्ट, कवितेच्या आधारे पाऊस पडण्याच्या चक्राच्या ओघत्या तैयार करा। मतलब कविता के आधार पे बारिश गिरने का क्या क्रम है, क्रोनोलॉजी क्या है। डोंगरावरून बिया उधळणे, सबसे पहला तो डोंगर पर हम बीज डालेंगे। फिर बिया रुझून झाड़े वाढणे, बीज जो है जब जड़े पकड़ लेंगी तो उनसे झाड़ उगेंगे। पावसामुळे पुन्हा झाड़े वाढणे और फिर बारिश आएगी तो और झाड़ उगेंगे। घनदाट राने होणे, फिर इसकी वजह से जंगल भी घने होंगे और जंगल घने होंगे तो ढगांचे आगमन, ढग भी आएंगे। फिर घनदाट जंगल होंगे तो वृक्षांमुळे पाऊस पडणे, पाऊस पडेगा और पावसाचा वर्षाव होणार, बारिश गिरेगी। आकृती पूर्ण करा। काळी आई जगवण्यासाठी अपेक्षित कार्य। तो काली आई मतलब काली मिट्टी को जिंदा रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? मातीत राबणाऱ्यांना पुष्टि देऊ, यानी मिट्टी में काम करने वालों को सपोर्ट करें। डोंगरावर बिया उधड़ू, पहाड़ों पर जाकर बीज हम फेंकें, बिखेरे। देशी झाड़े रुझू, और जो हमारे देशी झाड़ है, जो हमारे कंट्री के झाड़ है, उनको हम उगाए, उगने में हेल्प करें उनकी। चोपटी पूर्ण करा। जेथे दृष्टी पोहोचते असे ठिकाण, फुलांचे ताटवे। कवित्रीची मते जपायची गोष्ट सृष्टी। कवितेत आलेल्या खालील संकल्पना स्पष्ट करा। आभाळाचे छत्र, पाण्याने भरलेल्या ढगांचे आच्छादन। मतलब आभाळाचे छत्र मतलब पानी से भरा हुआ बादल। गर्भ रेशमी सळसळ, यानी कि हिरव्या पानांची, हिरव्या शार गवताची वाऱ्यामुळे सळसळ। मतलब ये जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं और हवा से जो सलसल सलसल आवाज होती है ना, क्रॉप्स वेव होते हैं वो। गर्भ रेशमी यानी कि क्रॉप, और सलसल यानी कि जो हवा से वो वेवी हो जाते हैं वो। ठीक है, अब ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे इसके बाद आएगा। कृती पूर्ण करा। कष्ट करणाऱ्यांना मदत करू या आशयाची ओळ शोधा। तो मतलब कौन सी लाइन है जो आपको बताते हैं कि कष्ट करणाऱ्यांची मदत करूया? तो मातीमध्ये जे हात राबती तयास देऊ पृष्ठी, ये वाला लाइन हमें बताता है कि जो मिट्टी में काम करते हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए, कष्ट करने वालों की। दौलत हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। ऐसा क्वेश्चन तैयार करो जिससे आपका आंसर आएगा दौलत। तो यंत्राच्या संगतीने काय मिळणार आहे? यंत्र की संगती में हमें क्या मिलेगा? दौलत मिलेगा। कवितेतील यमक अलंकार साधणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधा। यमक अलंकार यानी कि राइमिंग वर्ड्स। सृष्टि, दृष्टि, वृष्टि, कष्टी, तुष्टि, गोष्टी। जो लास्ट पार्ट है वो आ गया है कवितेतील शब्दांचा अर्थ। तो सबसे पहले खालील कवितेतील शब्दांचा अर्थ लिहा। फूल, फूल का कौन सा वर्ड आया है कविता में? कुसुम, सुमन। दाट, गच्छ मतलब घना।
ताटवे, ताटवे यानी बगीचे, उद्यान, दृष्टि यानी नजर। ठीक है, अभी काव्य सौंदर्य ये आता है, काव्य सौंदर्य 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जो आंसर्स हैं इस बुक जहाँ से मैंने लिए हैं, ये आंसर्स तो थोड़े बड़े बड़े हैं, आप इनको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं अगर आपको लिखना आता है तो। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको ये आंसर। पृथ्वीला वाचवण्यासाठी काय करावे असे कवयित्रीला वाटते? पृथ्वीवर मानवाने पर्यावरण संतुलन नष्ट करण्याचा सपाटा लावला है। मतलब पृथ्वी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए ऐसे कवयित्री को लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ऊपर इंसान ने, मतलब धरती पर इंसान ने नेचर का संतुलन यानी कि जो बैलेंस है वो करीब करीब बर्बाद कर दिया है। मतलब झाड़ तोड़ना, कंस्ट्रक्शन करना, बस नेचर को तो संभाला ही नहीं है इंसान ने। झाडांची कत्तल यानी कि झाड़ों को मार डालते हैं, जैसे कि काट देते हैं उनको। कांक्रीटीकरण यानी कि जगह जगह पे सीमेंट वाले बिल्डिंग्स खड़े कर रहे हैं। प्लास्टिकचा प्रचंड वापर, और जो प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, प्रदूषण इत्यादि, और जो इतना पोल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्रीज के वजह से, व्हीकल्स के वजह से, ये सब समस्यांनी पृथ्वी धोक्यात आली आहे। इन सब प्रॉब्लम्स के वजह से हमारी द अर्थ जो है वो मुसीबत में है। पर्यावरणाचे संतुलन नसल्याने पाऊसही नाही। अब क्योंकि एनवायरमेंटल बैलेंस ही नहीं रहा है तो एनवायरमेंटल इम्बैलेंस के वजह से बारिश भी बराबर नहीं आती है। पाण्याची समस्या भीषण आहे, और पानी की समस्या तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अशा परिस्थितीत पृथ्वीचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे, और ऐसे सिचुएशन में पृथ्वी को संभालना, बचाना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। गरजेचे आहे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना। वनीकरण, झाडांची कत्तल रोखणे, प्लास्टिकला प्रतिबंध करणे, अशा उपायांनी अनेक समस्या रोखता येईल। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वनीकरण, वनीकरण यानी कि ग्रो ट्रीज फॉरेस्ट में, झाडांची कत्ल रोकने, और जो फॉरेस्ट में ट्रीज कट कर रहे हैं वो रोकना। प्लास्टिकला प्रतिबंध, प्लास्टिक के यूज पे बैन कर दो, मतलब प्लास्टिक के यूज पे रोक लगा दो। ऐसे कुछ अगर हम उपाय करेंगे तो शायद हम बहुत सारी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या रोक सकते हैं। वाढत्या जनसंख्येला आळा घालणे, अब बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसको घर चाहिए। गावागावामध्ये वृक्षांची लागवड करणे, पाण्याचे साठे वाढविणे, विहिरी तळी निर्माण करणे, इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे, ओला सुका कचरा वेगवेगळे टाकणे, बायोगॅस वापरणे, सौर शक्तीचा वापर करणे, तंत्रज्ञानाचा मर्यादित योग्य वापर करणे, अशा प्रकारे हरित क्रांति व औद्योगिक क्रांतीने पृथ्वीला वाचविता येईल। तो अब यहाँ पे बहुत सारे उपाय बताए हैं कवयित्री ने। आप चाहिए तो इनमें से 2-3 उपाय भी लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे कि सबसे पहले तो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको स्टॉप करना है। आड़ा घालने मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा रोक लगानी है कि किसी तरीके से हम कंट्रोल में लाए पॉपुलेशन को। फिर गांव-गांव में जाकर वृक्ष लगाए, क्योंकि शहरों में तो जगह बची नहीं है, तो जहां पर भी जगह हमें मिलती है वहां झाड़ लगाए। पानी प्रिजर्व करने के लिए डैम्स बनाए, रिजर्वायर्स बनाए, विहिरी तळी निर्माण करणे, कैनल्स बनाए, इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे, कि मतलब कचरे को किस तरीके से डिस्पोज करें, तो वैसे डिस्पोजल बिन यूनिट्स भी लगाएं। ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट, ये भी हमको, तो यहाँ पर भी है ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट हमको अलग अलग रखना है, वो हमें देखना है। बायोगैस यूज करना चाहिए, सौर शक्ति, सोलर एनर्जी का हमें यूज करना चाहिए। तंत्रज्ञानाचा मर्यादित योग, जो हम मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह यूज करते हैं तो बहुत ही लिमिटेड यूज उनका करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस थोड़ी सी भी जरूरत है तो हम इसको यूज करें। तो ये सब चीजें जो है हमें लिमिट करना होगा। और साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन और औद्योगिक क्रांति ने, औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उनसे पृथ्वी को हम वाचविता येईल, हम अर्थ को बचा सकेंगे। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो बोलते हैं, पृथ्वी ही माता आहे या दृष्टीने तिचा आदर व सांभाळ सर्वांनीच करायला हवा। तो अर्थ ये जो है हमारी माँ के समान है, तो इसके हिसाब से तो इसका बचाव और इसके संरक्षण, देखभाल वो हमें करना ही चाहिए। ठीक है। वसुंधरे हिरवेपण जपण्यासाठी उपाय सुचवा। अब वसुंधरेचे हिरवेपण, जो हमारी धरती है उसका हरापन कैसे हम बचा सके, उसके लिए हमें उपाय बताना है। वसुंधरा ही हिरव्यागार शालूत शोभून दिसते। अब वसुंधरा वो एकदम हरी भरी
दिखती है ना, हरी भरी रहती है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। ऐसे लगता है जैसे धरती ने कोई हरा कपडा ओढ रखा है, हरी साडी या हरी शाल उसने ओढ रखी है। हिरवाईच्या शेतांच्या, रानांच्या व गवताच्या विविध हिरव्या छटा निसर्ग खुलवते। अगर हम हिरवी मतलब हरित की बात करें, ग्रीन की बात करें, तो खेतों में, जंगलों में या क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं, हमको अलग अलग टाइप की ग्रीनरी मिलेगी, अलग अलग शेड्स की ग्रीनरी मिलेगी। तो वो जैसे शेड्स हमको, जैसे मानो धरती जो है एकदम खुली जब नजर आती है तो अलग अलग शेड्स जो ग्रीन के हमें दिखाई देने लगते हैं। वसुंधरेचे हिरवेपण जपण्यासाठी खालील उपाय करता येईल, और इसीलिए इस वसुंधरा के हिरवेपण को बचाने के लिए हमें कुछ उपाय ये करने हैं। जैसे कि पहला, झाडे लावा झाडे जगवा, है ना, सेव प्लांट्स, ग्रो प्लांट्स, सेव प्लांट्स। या प्रतिज्ञेने सर्वांचीच एक व्यक्ति एक झाड़, तो ये अगर हम संकल्प लेते हैं तो उसके हिसाब से एक इंसान एक झाड़, हर एक इंसान को एक झाड़ लगाना चाहिए, असे प्रमाण ठेवले तर वसुंधरा हिरवीगार होईल। ऐसा अगर रेशियो रखेंगे तो हमारी वसुंधरा वापस से हरी भरी हो जाएगी। फळांच्या बिया मोकळ्या जागेत डोंगरावर उधळाव्या, है ना, फलों के जो बीज है, सीड्स है, वो हमें ओपन स्पेसेस में, स्पेशली माउंटेन्स वगैरह पे जाके बिखेरने चाहिए। बाग बगीचे, रानांकरिता अधिकृत जमीन राखावी व तेथे रोपे लावावी। गार्डन्स के लिए, जंगलों के लिए प्लेसेस रिजर्व करके रखनी चाहिए और वहां पर हमें प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। जमिनीच्या कस कमी व नष्ट करणाऱ्या वस्तू वापरू नये। उदाहरण, प्लास्टिक, थर्मोकोल, अति प्रमाणात वापरात असलेले कीटनाशके, मतलब जो भी जमीन की फर्टिलिटी कम करते हैं या उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, थर्मोकोल हो गया, या हम जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, अगर वो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मात्रा में है तो ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजर्स एक्सेसिवली यूज़ करते हैं तो ये फर्टिलाइजर्स भी हमारे सॉइल को इनफर्टाइल बनाते हैं। जागोजागी पाण्याचे साठे तयार करावेत, जगे जगे पर पाणी के रिझर्वॉयर्स बनाएं, ज्यामुळे पावसाळ्यात व्यतिरिक्तही झाडांना पाणी मिळेल। तो रिजर्वॉयर्स बनाने से क्या होंगे, कैनाल्स और रिजर्वॉयर्स बनाने से क्या होंगे कि जब बरसात का मौसम नहीं भी होगा तो भी झाड़ों को पानी मिलेगा। वसुंधरेच्या हिरवेपणांवर आपले अस्तित्व टिकून आहे, और ये वसुंधरा के हरियाली पर ही तो हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। हम जिंदा ही उसके वजह से हैं। अगर वसुंधरा ही नहीं बचेगी तो हम कहाँ से जिंदा रहेंगे। तो याची जागृती प्रत्येक नागरिकांच्या मनात केली पाहिजे। तो ये अवेयरनेस हर एक इंसान के मन में होनी चाहिए कि हमें हमारी वसुंधरा को, धरती को हरा भरा रखना है, और चाहे जो शेड्स हो हरे के, लेकिन हरा भरा रखना चाहिए। नेक्स्ट, दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कवितेसंबंधी पुढील कृती सोडवा। जैसे प्रस्तुत कवितेचे कवी या कवयित्री कोण आहे, अंजली कुलकर्णी। प्रस्तुत कवितेचा विषय काय आहे, पर्यावरणाचे रक्षण केले तर मानवाला काही कमी पडणार नहीं। तो इसका मेन जो आइडिया बोलते हैं तो वो क्या है, थीम क्या है कि अगर हमने पर्यावरण का रक्षण किया, एनवायरमेंट का हमारा सेव किया उसको, तर मानवाला काही कमी पडणार नाही। तो मानव को, इंसान को कभी कोई चीज़ की कमी पड़ेगी नहीं, अशा भावनांचे वर्णन केले आहे। ऐसी भावनाओं का यहाँ पे वर्णन किया है, डिस्क्रिप्शन किया है। प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। डोंगरातून वाहत येते खळखळते हे पाणी, फेन धवलशा तुषारांमध्ये राहल कैसा कष्टी। तो इन दो लाइन्स का हमें मीनिंग बताना है, भावार्थ बताना है। तो आभाळातून होणाऱ्या पावसाच्या वृष्टीमुळे जब आसमान से जब बारिश गिरती है नीचे पहाड़ों पर, तो वहाँ पर खलखलते हुए पानी जो है बहता हुआ आता है पहाड़ों से नीचे, मतलब झरने नीचे आते हैं। डोंगर दर्यातून वाहणारे धबधबे, तो ये जो डोंगर यानी पहाड़, दर्यातून, तो डोंगर पहाड़ पर जो नदियाँ बनती है ना, छोटे छोटे झरने, तो वहाँ से बहकर जो आने वाला पानी है, ये धबधबे यानी झरने बनते हैं, वह त्यातून फेस प्रमाणे, और उन झरनों से जो पानी जो निकलता है वो एकदम फेस वाला होता है, सफेद सफेद, है ना, झाग जो हो जाता है। उधळणाऱ्या पांढऱ्या तुषारांना यानी व्हाइट बबल्स, तो उनमें जो व्हाइट बबल्स आते हैं ते पाहिल्यावर आपण आपली सारी दुखे विसरून जाओ। तो ये जो झरनों से जो ये झाग बन रहा है पानी में, वो देखकर तो हम अपने सारी दुख तकलीफें, दर्द जो है भूल ही जाएंगे। वह निसर्गाच्या सानिध्यात खऱ्या अर्थाने आपण आनंदी हो, और खासकर उस निसर्ग के सानिध्य में, यानी कि जब हम उस नेचर के अंदर हैं, नेचर के साथ है, तो हम हमारी
सारी थकान तो भूल ही जाते हैं, और लेकिन नेचर के साथ में हम हमेशा खुश ही रहते हैं. अर्थाने आपण आनंदी होऊ. खळखळत्या पाण्याला पाहून आपल्याही मनात हास्याचे तुषार उधळले जातील. तो जैसे वो खलखलता झरना आता है पानी, और उसमें जो सफ़ेद झाग वाले बुलबुले आते हैं, उसको देखकर हमारे मन में भी ऐसे खुशी के बुलबुले उठने लगते हैं. हास्याचे तुषार उधळते जातील. वो आपली सारी दुखे राहणारच नाही. और क्योंकि अगर हम खुश है तो हमारे सारे दुख दूर हो गए. आपण कष्टी होणार नाही. और अगर हम खुश हैं तो हम बिल्कुल थके हुए नहीं हैं, हम एकदम एनर्जेटिक रहेंगे, असे कवयित्री म्हणते, ऐसा कवयित्री बोलती है. तो इसके साथ ही मेरा ये पूरा पोएम एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं. आज के लिए इतना ही. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.